Hello everyone. Now we are going to proceed chapter number 8, that is human health and disease of class 12th biology. This is our part second of that chapter. तो लास्ट पार्ट में हमने बात कर लिया था स्प्लीन तक, मतलब हम लिम्फोइड ऑर्गन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लड फिल्टर ऑर्गन जो हमारा होता है वो लीवर, स्प्लीन या किडनी होता है, और डेड आरबीसी फिल्टर ऑर्गन हमारा कौन सा है, लीवर और स्प्लीन होता है। लिम्फ नोड्स की बात कर लेंगे, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं या अदर एंटीजेंस को विच हैपन टू गेट, जो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हैं। म्यूकोसोल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, विद इन लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स दैट इज रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनेटिकल। अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो है ब्लड में माल्ट का होता है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज की बात कर लेंगे। एवरी एंटीजन मॉलिक्यूल इज प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जितने भी एंटीजन मॉलिक्यूल हैं वो प्रोसेस होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा। ठीक है, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट, डेंड्रेटिक सेल्स जो स्किन में होता है, लिम्फ नोड्स एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। दे एनगल्फ डाइजेस्ट, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट या एनगल्फ कर लेते हैं पैथोजन को। फिर डिस्प्ले एंटीजेनिक फ्रेगमेंट, अपने सरफेस पे उसको जो है डिस्प्ले करते हैं और ईजिली उसके बाद टी हेल्पर सेल्स उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद एक्टिवेट टी लिम्फोसाइट फिर बी सेल्स और टी किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एंटीजन की बात करें जिसको एक ग्लूटिनोजन भी हम कहते हैं। वेन इंट्रोड्यूस इन बॉडी स्टिमुलेट प्रोडक्शन, जब ये एंटीजन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंटीबॉडीज जो है क्या होती हैं, प्रोड्यूस होने लगती हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स, डिटर्मिनेंट्स जिसे हम कहते हैं वो एपिटोप्स होते हैं इनके। ठीक है, एपिटोप्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये एंटीजन की। ईच एंटीजन कैरियर मतलब जितने भी एंटीजन होंगे वो मैनी बहुत सारे एपिटोप्स जो इनके एंटीजेनिक फ्रेगमेंट होते हैं कंटेन करते हैं। एंटीजन प्रेजेंट ऑन बॉडीज ओन सेल्स, उन्हें सेल्फ एंटीजन कहते हैं। एंटीजन रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। ठीक है, हमारे ब्लड ग्रुप पे अगेन हमने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, ब्लड ग्रुप में जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे आरबीसी पे स्पेसिफिक एंटीजन लगे होते हैं जो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं ब्लड ग्रुप के ए बी या ओ। ठीक है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक, जो एंटीजेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके रिएक्शन में, उसके रिस्पॉन्स में जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। बी लिम्फोसाइट कौन से थे, जो बोन मैरो में इमेच्योर लिम्फोसाइट बोन मैरो में जाके मैच्योर हुए थे। इनटू बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल्स में जाते हैं जो मैच्योर प्लाज्मा वहाँ बनते हैं। सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट रेट 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड के रेट पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल 4 पेप्टाइड चेन की होती है, 2 छोटी 2 बड़ी। ठीक है, जिसे H2L2 भी हम कहते हैं। H2 यानी 2 हैवी, 2 जो है लाइट। ठीक है, टुगेदर ये दोनों जो हैं एंटी स्मॉल और लार्ज चेन जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ईच चेन पोजेस 2 वेरिएबल होते हैं, हर एक चेन में जो है वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होता है वहाँ पे। ठीक है, ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन बाइंडिंग साइट, और इन पे जो हर एक वेरिएबल पे होंगे बाइंडिंग साइट या पैराटोप इसे कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट वहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ की बात करें तो वो जो है हमारे 4 टाइप की होती है। एक IgM, ठीक है, जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट होती है, मतलब मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग सेट हमारी साइट IgM पर होती है। पहली एंटीबॉडी जो जनरेट होती है बर्थ के बाद वो हमारी बॉडी में IgM ही होती है। IgA की बात करें, सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है ये, मतलब बॉडी सिक्रेशन जो स्वेट, स्लाइवा, म्यूकस कोलेस्ट्रॉम को सिक्रेट करती है। IgE की बात कर लें तो ये हमारी मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स में IgE एक्टिवेट होती है। IgG की बात करेंगे, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी हमारी IgG होती है, और जो लार्जेस्ट होती है वो हमारी IgM होती है। IgG क्या है, ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मैंने बताया था, और स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट भी होती है। ठीक है, लेकिन अबंडेंट IgG होती है। एक और बात कर लेंगे IgD की, जो सरफेस एंटीबॉडी होती है, मतलब सरफेस पे लगी होती है। बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। एक ग्लूटिनेशन,
क्लम्पिंग एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ पैथोजन अकर, इसमें जो है पैथोजन का इमोबिलाइजेशन होता है, मतलब एक जगह पे रुकना, क्लम्पिंग मतलब एक जगह पे स्थिर रह जाना। उसके बाद पैथोजन जो है ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फेगोसाइटिक सेल से। ऑप्सोनाइजेशन की बात करेंगे, कोटिंग, टैगिंग, मार्किंग ऑफ बैक्टीरिया विद ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, आईजीजी एंड आईजीएम, मतलब इसमें क्या होती है, कोटिंग या टैगिंग या मार्किंग हो जाती है बैक्टीरिया की ऑप्सोनिन एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है, अब कोई भी पैथोजन आया उसकी मार्किंग कर देंगे भाई ऑप्सोनिन, मतलब समझ जाएगा अब कोई भी एंटीबॉडी आएगी कि हाँ भाई ये इन्फेक्शियस है, उसको किल कर देंगे। ठीक है, फैसिलिटेट फेगोसाइट सेल एंड प्रोमोट्स फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विद देम। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा बैक्टीरिया को, ठीक है, उससे अटैच होकर। न्यूट्रलाइजर्स जो होते हैं उनका काम ही क्या होता है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देना। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात कर लेंगे, दोनों मेमोरी वाली प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। इम्यूनाइजेशन होता है मेकिंग समबडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज और पैथोजन, किसी को किसी पर्टिकुलर बीमारी या पैथोजन से रजिस्ट करना, मतलब उसको उसकी बॉडी में ना जाने देने वाला जो काम है वो इम्यूनाइजेशन करता है। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन जो है दो प्रकार की है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव। अब इम्यूनाइजेशन पढ़ रहे थे, अब इम्यूनाइजेशन के ही पार्ट होते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव। एक्टिव क्या होती है, डन बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा होती है। डन फॉर प्रोटेक्शन, मतलब इसमें ये कोई ट्रीटमेंट वाला केस नहीं है वैक्सीनेशन। आप देखो कोविड में वैक्सीनेशन लग रही थी, क्या वो ट्रीटमेंट के लिए थी, नहीं थी, वो प्रोटेक्शन के लिए थी कि भाई कोविड हो ना। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से होती है ना कि ट्रीटमेंट के। वैक्सीन इज नॉट अ ड्रग, ये कोई दवाई नहीं होती। फर्स्ट वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, पहली वैक्सीनेशन जो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, एक प्रिपरेशन होती है एंटीजेनिक प्रोटीन की ऑफ पैथोजन या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन की, जो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है बॉडी में। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दीज एंटीजन्स न्यूट्रलाइज द पैथोजन, जो एंटीबॉडीज इन एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होगी वो पैथोजेनिक एजेंट्स के जो एक्चुअल इन्फेक्शन के दौरान उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें इम्यूनाइजेशन की, जो स्नेक बाइट या टेटनस के दौरान क्विक रिस्पॉन्स के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। फादर जो थे पैसिव इम्यूनाइजेशन के वो थे वॉन बेरिंग, जिन्होंने प्रिपेयर की थी एक एंटी डायप्थीरियल सीरम एडीएस बाय इंजेक्टिंग डायप्थीरिया एंटीजन इनटू शिप। लीवर वैक्सीन, लीवर नहीं सॉरी लाइव है ये। अब वैक्सीनेशंस जो है मैंने बताया था कि भाई डेड लिविंग माइक्रोब्स कैसी भी हो सकती है, वीक एंड इनएक्टिवेटेड। तो पहले लाइव वैक्सीन की बात करेंगे जो नेचुरल या एटेन्यूएटेड होती है यानी वीक होती है। स्मॉल पॉक्स में ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन या सेबिन टाइप 1 जिसे कहते हैं, बीसीजी बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, एमएमआर मीजल्स मम्प या रूबीला जो है, इन सब के दौरान लाइव वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड जिसे कहते हैं सोल्क पोलियो, आईपीवी, वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, न्यूमोनिया, रेबीज, रेबीपुर, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, टॉक्सोइड वैक्सीन की बात करें, मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हैज़ बीन मेड नॉन टॉक्सिन, मतलब ये टॉक्सिन बैक्टीरियल होता है जिनको नॉन टॉक्सिन बनाया जाता है बट रिटेन कैपेसिटी टू स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन, लेकिन इनमें ये कैपेसिटी भी होती है कि ये वापस एंटीटॉक्सिन बन सके। टेटनस या डायप्थीरिया इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसी का एक टाइप है जो सब यूनिट वैक्सीन एक होती है। इसका एग्जांपल होता है हेपेटाइटिस बी जो ईस्ट से बनी होती है, मतलब अलाउड प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट, अलाउ लार्ज, मतलब ये बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन को अलाउ करती है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन, हेपेटाइटिस ईस्ट भाई हमारे पास बल्क में होती है, ईस्ट से आप कितनी हम वैक्सीनेशन बनाएं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के केस में ईस्ट से जो है इसकी वैक्सीनेशन बनती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होती है वो होल जनरेशन वैक्सीन होती है, इधर लाइव वीक होती है जो अटेन्यूएटेड जिसे या फिर किल्ड फॉर्म में। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनी थी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसका एग्जांपल है। एलर्जी की बात करेंगे, ये क्यों होती है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन या सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल से, जो हमारे हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं उसकी वजह से एलर्जी होती है। ये क्या होती है, रिस्पॉन्स होती है हाइपर सेंसिटिविटी, जो हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी होती है
किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए उसकी वजह से एलर्जी हमें होती है। एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजन जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, माइट्स, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है आईजीई टाइप। यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉइड्स जो है एलर्जी के केस में यूज़ किए जाते हैं। इसमें दो एग्जांपल है। ब्रोंकाइल अस्थमा होता है जिसमें जो ब्रोंकाइल्स की जो वॉल है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मस्कुलर स्पाम ऑफ ब्रोंकाइल्स ऑफ लंग में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक हे फीवर होता है जिसमें नोज या कंजक्टिव मतलब हमारे जो ऊपर वाला नेजल पैसेज वाले एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। एलर्जन पोलन ग्रेन होता है, इसमें मेनली सिम्टम जो है छींकना, पानी आना आँखों से, रनिंग नोज, नाक बहना, ये सारे इसके वो है। ड्यू टू हिस्टामाइंस जो मास्ट सेल से हिस्टामाइन रिलीज होते हैं फीवर के में, वो इसके जो है ये फीवर का रीज़न होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक और टर्म की, फाइलेक्टिक शोक। एनाफाइलेक्टिक शोक एक और एलर्जी का ही फॉर्म है जिसमें क्या होता है, ये सीवर फॉर्म होती है एनर्जी की, मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है। क्या होता है, एलर्जन जो पेनिसिलिन एक एलर्जन होता है वो ब्लड में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल, सिक्रेशन होती है हिस्टामाइन की मास्ट सेल से पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड वेसल में वाइसोडाइलेशन हो जाता है। वैसोडाइलेशन मतलब फ्लूइड लीक होगा ब्लड वेसल्स से, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वो सारा फ्लूइड चला जाएगा, ब्लड वॉल्यूम जिसकी वजह से कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और लीड्स टू डेथ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसके मतलब एग्जांपल है माइस्थीनिया ग्रेविस। रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये शायद रेस्पिरेटरी वाले में पढ़ा था, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है एक, ठीक है। नहीं, रेस्पिरेटरी वाले में नहीं, उसमें मसल्स वाले में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पे एसिटिकोलाइन जो हमारा वो है अपना न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी सिक्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिदम वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जिसमें जो हमारा साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड होता है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। हैशिमोटो डिसीज़ जो है थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस माइलिन शीथ जो नर्व सेल पे होती है उसको अफेक्ट, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है जो नर्वस सिस्टम को वीक कर देती है। इंसुलिन जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो इंसुलिन पे डिपेंड करती है, जो बेटा सेल्स को डैमेज कर देती है, पैनक्रियाज में इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और डायबिटीज़ हो जाती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करें तो एड्स की हम डिटेल में बात करेंगे आगे। SCID सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का एक रीज़न है, ये जीन म्यूटेशन के कारण होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडिनोसाइन डीअमाइनेज, ये जो एंजाइम है इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से देखो ये एंजाइम होता है हमारे टी और बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में, अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई यानी टी और बी लिम्फोसाइट बनने बंद हो गए, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है, डेथ हो जाती है अर्ली एज पे अगर इस जीन थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर ट्रीटमेंट ना हो पाए तो। अब हम बात करेंगे एड्स की, ठीक है। एड्स और कैंसर हमारे दो मेजर टॉपिक रहते हैं, अब इनको समझेंगे। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कोई कॉन्जेनाइटल डिसीज़ नहीं यानी बर्थ से नहीं है, कम्युनिकेबल और वायरल डिसीज़ है, ठीक है। कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस, मतलब फैलती है, मतलब इन्फेक्शियस नहीं फैलती है ये, और वायरल डिसीज़ है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है पहला केस वर्ल्ड में यूएसए में आया था एड्स का 1981 में। इंडिया में बात करें तो 1986 में चेन्नई में। हर साल जो है 25 मिलियन लोगों की जो है वर्ल्ड वाइड डेथ हो चुकी है अब तक एड्स के कारण, ठीक है। बात करें कि इनके क्या क्या जो है मोड है ट्रांसमिशन के, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब किसी एक पर्सन को एड्स है, वो सेक्सुअल, देखो सिंपल सी बात है, ये फ्लूइड के थ्रू ही फैलता है, ठीक है। फ्लूइड के थ्रू ही इसका जो है आगे ट्रांसमिशन होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप फिजिकली किसी को टच कर रहे हो, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हो तो आपको हो जाएगा, नहीं, उससे बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंट्रावीनियस ड्रग होता है कि भाई जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं वो अपने नसों में जो है इंजेक्शन लगाते हैं ड्रग्स का, ठीक है, जो एक पास करते रहते हैं एक दूसरे से, उससे भी हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है,
और नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, नॉट बाय बॉडी, ओनली बाय बॉडी फ्लूइड, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। मतलब ये किसिंग वगैरह या किसी को एड्स इन्फेक्टेड को टच करने से, उनके यूटेंसिल्स क्लोथ को टच करने से ऐसे ये नहीं होता, ठीक है। देर इज़ अ टाइम लाइक बिटवीन, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि जब आपके अंदर एड्स इन्फेक्ट हो चुका है और एड्स के सिम्टम्स दिखने चालू हुए, उसके बीच में काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। पैथोजन इसमें होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये HIV एक रेट्रोवायरस का मेंबर होता है। रेट्रोवायरस जो है एनवेलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम के को जो है एनवेलप एनक्लोज करता है। अब देखो, इट हैज़ 2 आइडेंटिकल मोलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs होती हैं और एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। इट कैन सिंथेसाइज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम होता है, ये सिंथेसाइज करता है DNA को RNA से। RNA जीनोम इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट से RNA जीनोम जो है सराउंडेड होता है। एक इनर प्रोटीन कोट होती है, एक आउटर। इनर होती है P24 और आउटर P17। आउटर मोस्ट एनवेलप जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41 स्टडीड होते हैं, मतलब लगे होते हैं। मेजर सेल अफेक्टेड बाय HIV वो होते हैं हेल्पर T सेल्स दैट बियर्स CD4 रिसेप्टर, ठीक है। T लिम्फोसाइट को ये अफेक्ट करते हैं जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट होती है। उसके बाद तो इसमें क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू CD4 रिसेप्टर साइट। वायरस जो है पहले CD4 रिसेप्टर साइट पे अटैचमेंट करता है GP120 ऑन प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। मतलब देखो, जो RNA जीनोम का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके ऊपर GP120 के जो है एक प्रोटीन कोट होता है, मतलब ऐसे बाहर एंटीने से निकले होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो वायरस CD4 रिसेप्टर साइट से अटैच होता है और CD4 रिसेप्टर साइट हमारे T लिम्फोसाइट पे होती है। तो किसको अफेक्ट करेगा, हेल्पर T साइट लिम्फोसाइट को। एंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो NCERT की बुक में दे रखा है, प्रोटीएज और इंटीग्रेज भी होते हैं। प्रोटीएज का काम होता है कि प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन। और इंटीग्रेज भी एक एंजाइम इसमें काम में आता है, लेकिन हमारी NCERT की बुक में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही दे रखा है, जो क्या करता है, DNA को सिंथेसाइज करता है RNA से, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स अब पढ़ेंगे। आफ्टर एंटरिंग इनटू बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस एंटर करेगा मैक्रोफेजिस में, जहाँ पे RNA जीनोम जो है वायरस का वो रेप्लिकेट होगा क्योंकि उसे DNA बनाना है, ठीक है। वो काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। DNA जो बन चुका है वो जाएगा होस्ट सेल के DNA में और डायरेक्ट करेगा इन्फेक्टेड सेल को कि वो वायरस पार्टिकल को बनाएं, ठीक है, कि वो बनाओ भैया। वो होस्ट DNA में चला गया, वो इसको डायरेक्ट कर रहा है कि इन्फेक्टेड सेल्स को कि तुम वायरस पार्टिकल्स बनाओ और भी सारे। तो वो क्या करेगा, मैक्रोफेजिस कंटिन्यू। अब मैक्रोफेजिस को ऑर्डर मिल चुका है कि भाई तुम बनाओ मैक्रोफेजिस में, क्योंकि एंटर किया था वायरस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एक्ट। फिर मैक्रोफेजिस क्या, मतलब एक HIV फैक्ट्री की तरह तो काम करे कि भाई वो प्रोड्यूस किए जा रहे इतनी प्रोजेनी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, HIV T लिम्फोसाइट रेप्लिकेट्स। जो हमारा T लिम्फोसाइट का नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 900 पर क्यूबिक होती है, ठीक है, इतना याद रखो। जो HIV है वो T लिम्फोसाइट को अफेक्ट करेगा, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस जो रिलीज हो जाएंगे ब्लड में, अटैक करेंगे अदर हेल्पर T सेल को। भाई वो T लिम्फोसाइट को बुरी तरह अटैक किए जा रहे, उसके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हेल्पर T सेल्स लिम्फोसाइट के नंबर बिल्कुल कम हो जाएंगे। मतलब 900 पर क्यूबिक से वो 200 पर क्यूबिक में जो है वो आ जाएगा, 900 से 200 पर क्यूबिक में वो चला जाएगा। और 200 पर क्यूबिक जो है बहुत कम होता है। उसके बाद करें कि सिम्टम्स इसमें कौन से अपीयर होते हैं, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड और नाइट। मतलब देखो 50% जो एड्स के पेशेंट होंगे उसमें नाइट स्वेटिंग होती है, ठीक है, बहुत बुरा पसीना आता है, फीवर आता है, डायरिया यानी फ्रीक्वेंट मोशन, वेट लॉस, ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग होना। और क्या देखो, जो एड्स के पेशेंट होंगे उनमें क्या होगा, ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अब उनका भाई इम्यून सिस्टम बिल्कुल जो है वीक हो चुका है, हेल्पर T सेल्स का
इसका नंबर बिल्कुल कम हो चुका है, तो अब क्या होगा, ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं कि अब वो मौका देखेंगे कि भाई इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल जो है वीक हो चुका है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकूं, ठीक है। तो व्हेन इम्यूनिटी बिकम्स जो क्या वीक, देखो व्हेन इम्यूनिटी बिकम्स वीक, और इस दौरान ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंटर करते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो कौन से हो सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम जिसमें ट्यूबरक्लोसिस होता है, वायरस, कैंडिडियासिस ऑफ माउथ एंड ओस्फेगस बाय फंगस कैंडिडेरा एल्बिकेंस, फंगी एंड इवन प्रोटोजोआन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी है वो फाइट कर सकती है, लेकिन अगर उसमें एड्स है तो क्या है, वो ये सारी बीमारियों से ग्रस्त ईजिली हो सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं फुल ब्लोन एड्स, ठीक है। एड्स पेशेंट जो है, एड्स पेशेंट्स में खतरा होता है कैंसर ऑफ स्किन का सबसे ज़्यादा, एनसीफेलिटिस बाय प्रोटोजोआ टोक्सोप्लाज्मा, न्यूमोनिया बाय न्यूमोसाइस्टिस कैरिनी फंगस। अगर अब हम बात करें कि भाई कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें, एड्स में कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। ये टेस्ट हम एड्स को कंफर्म करने के लिए करते हैं। इसमें क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेट और पेरोक्सीडेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। और ध्यान रखना है एलिसा की ये अपनी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर देखो एलिसा नेगेटिव आ गया तो ठीक है भाई, नहीं है आपको आगे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। एलिसा पॉजिटिव आया तो एक और टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, अगर इसमें भी पुष्टि हो गई, पॉजिटिव आ गया तो मतलब एड्स है। डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम, उसके सीरम में डिटेक्ट करते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एड्स के पेशेंट को दी जाती हैं जो पार्शली इफेक्टिव होती है, मतलब कि ये वायरस को तो नहीं मारती, सिर्फ उनके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं। पार्शली इफेक्टिव का मतलब ये है कि भैया ऐसा तो नहीं कि आपको एड्स से बिल्कुल फ्री कर देगी, एड्स ठीक हो जाएगा, बस ये है कि आपकी लाइफ स्पैन थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। ड्रग्स की बात करें, आपको इतना याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये कि इसमें कौन सी दी जाती है। एक होती है जाइडोव्यूडिन और एजियोडोथिमाइडाइन, और एक होती है स्टेव्यूडिन। ये दोनों जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती हैं, मतलब क्या करती हैं, सिंथेसाइज ऑफ डीएनए इनटू आरएनए को रोकती हैं। राइटोनेवियर की बात करें, प्रोटीएज इनहिबिटर होती है, ये एक HAART। हार्ट की बात करें, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कॉकटेल ट्रीटमेंट से भी इसको जाना जाता है। ये RTI यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और देखो एड्स को जो है अपने एड्स को रोकने के लिए बहुत सारी एजेंसियां काम भी करती हैं, जैसे हमारी नाको एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेसिफिक एड्स के लिए ही है। NGO की बात करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत सारे जो है प्लान्स रिलीज़ करती हैं एड्स के लिए। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर। एक बात और मैं बताऊं, हाँ, सोशल स्टिग्मा होता है एड्स को लेकर एक कि भाई अगर आपको एड्स है तो आपको बात नहीं करनी, ठीक है, बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। कुछ लोग तो शर्म के मारे जो है डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, ना दिखाते हैं इस जो है एड्स को, ठीक है। और इन सब दिक्कतों के कारण जो है मतलब बहुत ओवर रेट कर रखा है एड्स को, एक बीमारी को, कि आपको सिर्फ सेक्सुअल अगर आपको एड्स है तो लोग समझेंगे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण ही हुआ है। ऐसा नहीं होता। बहुत मैंने आपके साथ वो फैक्टर डिस्कस किए थे कि कभी ना कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सिरिंज जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसके कारण, ये 1-2 फैक्टर ऐसे और हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो ये शर्म वरम सब छोड़ के आपको अपने जो है डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एक बार, ठीक है। वो ये भाई सेफ्टी इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो कभी भी अपनी नेग्लिजेंस के कारण या जो है ये बेफालतू के रीजंस के कारण आपको कभी भी बीमारी को शह नहीं देनी चाहिए अपनी बॉडी में। तो नेक्स्ट बात करेंगे कैंसर की। कैंसर क्या होता है कि ह्यूमन सेल्स का, नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी सेल्स का म्यूटेशन हो जाना कैंसेरियस सेल्स में, ठीक है। एक हमारे ह्यूमन सेल्स में एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एबिलिटी होती है जिसकी वजह से क्या है, मतलब बहुत मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती सेल्स की। ये कंडीशंस कैंसीरियस सेल्स में एब्सेंट हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होती रहती है। अब ये जो कैंसीरियस सेल्स हैं इनको ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक मेलिग्नेंट और एक होता है बिनाइगन,
ठीक है। बिनाइगन जो है बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। जैसे हमारे शरीर पे तिल होते हैं, मोल्स जिन्हें कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी तो मतलब सेल्स रेप्लिकेट हुए फिर रुक गए, ये मतलब कभी बढ़ते नहीं है। मेलिग्नेंट की बात करें, ये बहुत फैटल होते हैं, डेंजरस वन होते हैं, जिनकी वजह से ही कैंसर होता है, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें एक मेटास्टेटिस, ठीक है, मोस्ट फीयर्ड प्रॉपर्टी होती है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर की। इसमें क्या होता है कि एक जगह आपको ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, वो स्प्रेड होता जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है, वो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स पे स्टार्व करेगा, ठीक है, और उनको मारेगा और वहाँ पे उनकी भी जगह लेता जाएगा, पूरी बॉडी में फैलता चला जाता है। एक टीलोमेरेज एक्टिविटी होती है। देखो नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें मोर्टल सेल लाइन होती है, मतलब ये टीलोमियर है, ठीक है, ये मतलब अगर जो इसकी डिवीजन होती 10 टाइम्स जो है ये हो सकता है माइटोसिस, एक टाइम पर आके ये स्टॉप हो जाती है इसकी एक्टिविटी। कैंसर सेल में तो भाई ये नॉन स्टॉप होती है, इमोर्टल सेल लाइन होती है इसकी। टेलोमिरेज एक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है। ट्यूमर सेल, स्टार और नॉर्मल सेल मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो वो कार्किनोमा, सरकोमा और ल्यूकेमिया, 3 टाइप के होते हैं। कैरकिनोमा की बात करें 85% लोगों को यही होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक या पेनक्रियाटिक कैंसर। सरकोमा की बात करें, कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम बोन, ठीक है, बोन कैंसर इसे हम कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, बोन कैंसर जो होता है। ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर, ठीक है। कैरकिनोजन इस कैंसर कोसिंग सब्सटेंस ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटो ऑन्कोजिन्स होते हैं, मतलब ये ह्यूमन सेल्स, ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होते हैं, ये कार्किनोजन की प्रेजेंस में ऑन्कोजीन्स में वो हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। जो कैंसर सेल्स होते हैं हमारे, ये 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल जो होते हैं वो आयोनाइजिंग राइज या नॉन आयोनाइजिंग की वजह से होते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज। इसमें क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है जो न्यूप्लास्टिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केमिकल की बात करें, टबाको, निकोटाइन और अल्कोहल। तभी तो कहते हैं कि भाई सिगरेट, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मत इनका जो है सेवन कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। केमिकल कार्किनोजन होते हैं जो मेजर रीज़न होता है कैंसर का। बायोलॉजिकल में बात करें, जैसे वायरस, ये हमारा एक वायरस है, ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन्स है इनमें। ये जो है ह्यूमन सेल है हमारा, इसमें इसके अंदर ह्यूमन सेल में एंटर कर गए, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये होता है जो सर्विकल कैंसर होता है फीमेल्स में, ठीक है। डायग्नोसिस की बात कर लेंगे तो इसमें 4 टाइप होते हैं। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड जो है सेल या टिश्यू का कोई स्मॉल पार्ट कट कर लिया जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है, और जो कैंसरियस सेल होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही मतलब बदल जाती है, तो आराम से पता चल जाता है। रेडियोग्राफी की बात करें तो उसमें एक्सरेज, 2D इमेज से पता लगाया जा सकता है। अगर उससे भी काम ना बने तो CD स्कैन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे जो 3D इमेज फॉर्म करके दिखाता है। MRI की बात करें सबसे सेफेस्ट डायग्नोस्ड होता है इन तीनों में से, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसके फुल फॉर्म है। यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज़ किया जाता है। कैंसर सेल जो है एबनॉर्मल एंटीजन्स, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होती है कैंसर सेल में, एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस एबनॉर्मल हो जाती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला सर्जिकल होता है, ठीक है, सर्जरी अपने इंस्ट्रूमेंट से उस पोर्शन सेल को निकाला जाए। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो फास्ट ग्रोइंग या रैपिड सेल डिवीजन है उसको किल करती हैं, जैसे, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। देखो कैंसर जिन लोगों के कैंसर पेशेंट में आपने देखा होगा वो जो है गंजे हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स, हेयर ग्रोथ बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाती है उनकी, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है विनब्लास्टिन और वाइनी रिस्टाइन जो है इस कीमोथेरेपी के ड्रग्स के एग्जाम्पल है। रेडिएशन थेरेपी की बात करें, हाई इंटेंसिटी रेज को ट्यूमर सेल्स के ऊपर डाला जाता है, जैसे गामा सेल्स, जिसकी वजह से उन सेल्स को ख़त्म किया जाता है। इम्यून थेरेपी की बात करें, इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे अल्फा इंटरफेरोन्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।